आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के नोट्स को पढ़ने जा रही हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी क्लाउड, सनशाइन एंड फील द कूल ब्रीज। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बादल, सूरज की रोशनी और ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। यह सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब है गैसों की एक ऐसी लेयर जो अर्थ को चारों तरफ से घेर कर रखती है। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ इसलिए बना रहता है क्योंकि ग्रेविटी यानी एक खींचने वाली फोर्स उसे अपनी तरफ खींच कर रखती है। एटमॉस्फेयर का मास पास की गैसेस को अपनी ओर खींचता है और उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखता है। ये सभी गैसेस धरती पर रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से जुड़े कुछ काम। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर हमें सन से आने वाली हार्मफुल सोलर रेडिएशन यानी हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेस भी शामिल है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। एटमॉस्फेयर सन की कुछ हीट को अपने अंदर रोक लेता है और उसे पूरी तरह स्पेस में जाने नहीं देता। इससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी और एयर प्रेशर को कंट्रोल करके हमारे वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। एटमॉस्फेयर केवल एक गैस से नहीं बना है, यह अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर है। एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% होती है और यही एयर की दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। कुछ और गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जीनोन, ओजोन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी। ये सभी गैसेस बहुत कम मात्रा में हैं और इन्हें मिलाकर 0.03% बनता है। एयर में वाटर वेपर भी होता है जिसकी मात्रा लगभग 0.1 से 0.4% होती है। यह क्लाउड्स बनने और रेनफॉल होने के लिए बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा की बनावट में बदलाव आता जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लिखा है कि एटमॉस्फेयर कई लेयर से मिलकर बना है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी यानी हवा का दबाव बदलते रहते हैं। अर्थ की सरफेस के पास एयर सबसे डेंस होती है, सबसे घनी होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे एयर पतली होती जाती है। इसकी कुछ लेयर्स हैं, जैसे फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, जो कि यह लेयर लगभग 12 किलोमीटर तक होती है। यह एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। यहीं पर वही एयर होती है जिसमें हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। इसी लेयर में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर और क्लाउड्स भी होते हैं। लगभग सभी वेदर इवेंट्स जैसे रेन, फॉग, हेल, ये सभी इसी लेयर में होती हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की परत को ट्रोपोस्फोस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर में ज़्यादातर क्लाउड्स और वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होते, इसीलिए यह एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए अच्छी मानी जाती है। इस लेयर में ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को अपने अंदर रोक लेती है। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की सीमा को स्ट्रेटोस्पोस कहा जाता है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। यह लेयर लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर में भी ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। ज़्यादातर मिटियोर्स इसी लेयर में जल जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो लगभग 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक फैली होती है।
इस लेयर में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि यह एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। यह लेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करती है। इस लेयर में आयोनोस्फीयर मौजूद होती हैं। यहीं पर ऑरोरास यानी नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट्स जैसी कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर यह 700 किलोमीटर से ऊपर शुरू होती है और एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली परत है। यह एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली और सबसे पतली लेयर मानी जाती है। इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसेस धीरे धीरे स्पेस की तरफ निकलती जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर में टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। एल्टीट्यूड का मतलब है किसी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई। मीन सी लेवल और को जीरो लेवल माना जाता है और उसी से किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है ओरोरा। ओरोरा वर्ड लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सुबह की रोशनी, मॉर्निंग लाइट। इसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ डॉन के नाम पर रखा गया है। सोलर विंड यानी सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के पास मौजूद एटमॉस्फेरिक गैसेस से टकराते हैं तब आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरेलिस और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता क्योंकि एयर हमारे शरीर पर चारों तरफ से बराबर दबाव डालती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता क्योंकि हवा हमारे शरीर पर चारों तरफ से प्रेशर डालती है। साथ ही हमारा शरीर भी उतना ही काउंटर प्रेशर यानी बराबर दबाव बाहर की ओर लगाता है। इसीलिए हमें कोई अलग दबाव या अलग प्रेशर महसूस नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर और हमारी बॉडी का प्रेशर दोनों बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। फर्स्ट पढ़ते हैं वेदर के बारे में। वेदर का मतलब है किसी जगह के एटमॉस्फेयर के घंटे घंटे और दिन प्रतिदिन बदलने वाली स्थिति या कंडीशन। इसलिए वेदर रोज बदल सकता है। क्लाइमेट का मतलब है किसी जगह का लंबे समय, आमतौर पर 30 साल या उससे ज़्यादा का एवरेज वेदर। यह किसी बड़े एरिया की नॉर्मल मौसम की कंडीशन को बताता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इन्हीं सभी के पर निर्भर होकर वेदर और क्लाइमेट चेंज होती हैं। वेदर और क्लाइमेट इन्हीं एलिमेंट्स पर निर्भर करती हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर के बारे में। वेरीज बिटवीन डे एंड नाइट एंड अक्रॉस सीजन। यानी टेम्परेचर दिन और रात में अलग अलग हो सकता है। इसी तरह अलग अलग सीजन्स में टेम्परेचर बदलता रहता है। टेम्परेचर इंसोलेशन से भी इफेक्ट होता है। इंसोलेशन का मतलब है सन से आने वाली एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है। यह इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते कम होती जाती है। इसीलिए टेम्परेचर भी इक्वेटर से पोल्स की ओर कम होता जाता है। इसी वजह से अर्थ पर अलग अलग टेम्परेट जोन्स बनती हैं जैसे टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला भाग, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन यानी बीच वाले भाग में। नेक्स्ट फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आते हैं पोल्स के पास, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के आगे। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में वाटर वेपर की मात्रा। यह तब बनती है जब जमीन और वाटर बॉडीज से पानी एवोपोरेट होता है यानी भाप बनकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। गर्म एयर अपने अंदर ज़्यादा वाटर वेपर रख सकती है, इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने पर कपड़े धीरे सूखते हैं, पसीना भी धीरे धीरे सूखता है जिससे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर पूरी तरह भर जाती है और कंडेंस होकर ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर गिरती है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसमें ड्रिजल यानी हल्की बारिश,
रेन, स्नो, स्लीट और हेल यानी ओले शामिल है। प्रेसिपिटेशन पर प्रीवेलिंग विंड यानी मुख्य चलने वाली हवाएं, माउंटेन्स और सीजन्स का बहुत गहरा असर पड़ता है। रेन सबसे कॉमन प्रेसिपिटेशन है। बारिश होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो ड्राई क्लाइमेट बन जाता है। साथ ही ग्राउंड वाटर का ज़्यादातर पानी रेन वाटर से ही मिलता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ रेन। बारिश होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। बारिश नदियों, तालाबों, झीलों और ग्राउंड वाटर को दोबारा भरने में मदद करता है। बारिश जीव जंतु, पौधों और पूरी वेजिटेशन के जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है ड्राई क्लाइमेट, लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेन, यानी लंबे समय तक बारिश न होने से पानी की कमी हो जाती है। लगातार बारिश न होने पर सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ जाता है। ड्राई क्लाइमेट का असर एग्रीकल्चर और लिविंग बीइंग दोनों पर पड़ता है। खेती को नुकसान होता है और लोगों व जानवरों के लिए भी जीना मुश्किल पड़ जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह प्रेशर है जो हवा के वेट की वजह से अर्थ की सरफेस पर पड़ता है। यह सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है यानी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। एक ही ऊंचाई पर अलग अलग जगहों में प्रेशर का बंटवारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे वहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ऐसी जगह आमतौर पर क्लाउड्स बनाती हैं। ऐसे जगह पर आमतौर पर क्लाउड्स बनते हैं और वेट वेदर यानी बारिश वाला मौसम हो सकता है। नेक्स्ट, जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे की ओर जाती है। इससे हाई प्रेशर एरिया बनता है और ऐसे जगहों पर मौसम क्लियर और सनी रहता है यानी धूप खिली रहती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक की ओर चलता है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है। नेक्स्ट है विंड। विंड का मतलब है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा का बहना। हवा धीमी भी हो सकती है और तेज भी। हवा किसी डायरेक्शन में चलेगी। हवा किस डायरेक्शन पर में चलेगी उस पर अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है। एयर का मतलब विंड का नाम जिस डायरेक्शन से वह आती है उस डायरेक्शन के नाम पर रखा जाता है। जैसे वेस्ट से आने वाली विंड को वेस्टर्नली विंड कहा जाता है। नेक्स्ट है विंड स्पीड कैटेगरीज। फर्स्ट है काम। काम का मतलब है हवा लगभग नहीं चल रही, हवा बिल्कुल शांत है। इसकी स्पीड 0 से 1 किलोमीटर होती है। ऐसे समय धुआं सीधा ऊपर उठता है। नेक्स्ट है लाइट ब्रीज। लाइट ब्रीज की स्पीड 6 से 11 किलोमीटर पर आवर होती है। यह चेहरे पर महसूस होती है और पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिलती हुई नजर आती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड जो 39 किलोमीटर से 49 किलोमीटर पर आवर होती है। इसमें पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती है और छाता पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है स्टॉर्म यानी तूफान। इसकी स्पीड 103 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर होती है। यह कम देखने को मिलती है लेकिन आने पर बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज। अब पढ़ते हैं पहले सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज blow from sea to land during the day when the land becomes warm than sea, creating low pressure over land. सी ब्रीज दिन के समय खासकर दोपहर में चलती है। इस समय लैंड सी की तुलना में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। इससे लैंड पर लो प्रेशर बनता है और हवा में सी से लैंड की तरफ चलती है और हवाएं समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज यानी उसका सी ब्रीज का अपोजिट। रात के समय लैंड ब्रीज चलती है। रात में लैंड सी की तुलना में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए हवा लैंड से सी की तरफ चलती है। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का अंतर कम होती है इसीलिए उसकी विंड स्पीड भी कम होती है।
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों कोस्टल रीजन यानी समुद्र के किनारे वाले इलाकों के क्लाइमेट को बैलेंस बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को नॉर्मली ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इंडिया में 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स को मान्यता देता है। फर्स्ट, विंटर। विंटर सीजन लगभग दिसंबर से अप्रैल की शुरुआत तक रहता है। इस मौसम में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में औसत टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि साउथ ईस्ट की ओर यह बढ़कर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मौसम अप्रैल से जून तक रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यह जुलाई तक भी चला जाता है। वेस्ट और साउथ इंडिया में अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में मई सबसे गर्म महीना होता है। इस मौसम में इनलैंड एरिया का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है मॉनसून और रेनी सीजन। ड्यूरेशन है इसका, यह मौसम जून से सितंबर तक रहता है। इस मौसम में ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून का असर सबसे ज़्यादा अधिक रहता है। यह मॉनसून लगभग मई के आखिर तक या जून की शुरुआत में पूरे देश में फैलना शुरू हो जाता है। यह मॉनसून अक्टूबर की शुरुआत तक नॉर्थ इंडिया से वापस लौटने लगता है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून। यह मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। इस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अक्टूबर और नवंबर के दौरान आसमान आमतौर पर क्लाउडलेस रहता है, यानी बिना बादलों के। हिमालयन स्टेट्स का मौसम थोड़ा अलग होता है, इसलिए वहां 2 सीजन्स शामिल हैं, ऑटम और स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। इंडियन परंपरा के अनुसार साल के 12 महीनों को 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए हर सीजन लगभग 2 महीने का होता है। फर्स्ट, वसंत सीजन, जिसे चैत्र और वैसाख यानी मार्च और अप्रैल के बीच का ये सीजन है। नेक्स्ट है ग्रीष्म जो ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी मई और जून के बीच आता है। थर्ड, वर्षा जो श्रावण और भाद्रपद यानी जुलाई और अगस्त के बीच का मौसम है। नेक्स्ट है शरद ऋतु जो आश्विनी और कार्तिक यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच का समय है। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु यानी मार्गशीर्ष और पौष यानी नवंबर और दिसंबर के बीच का समय, या नवंबर और दिसंबर के बीच का सीजन। फिर है शिशिर ऋतु जो माघ और फाल्गुन यानी जनवरी और फरवरी के बीच आता है। कोटिलस के अर्थशास्त्र में बारिश को साइंटिफिक तरीके से मापने का बारे में बताया गया है। इन मेजरमेंट्स को रिवेन्यू और रिलीफ एफर्ट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून। मॉनसून का मतलब है साल के अलग अलग मौसम में हवाओं की डायरेक्शन बदल जाना, यानी एक मौसम में हवा एक डायरेक्शन से चलती है और दूसरे मौसम में उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। एंशियंट सेलर्स यानी प्राचीन नाव चलाने वाले सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने हवाओं की बदलती डायरेक्शन को पहचाना। उन्होंने सेलिंग शिप्स यानी पाल वाले जहाज चलाने से इसका फायदा उठाया। प्राचीन समय में मॉनसून का अनुमान लगाने के कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। क्रिसपसरा में मून और सून की डायरेक्शन को देखकर या पोजीशन को देखकर मॉनसून का अनुमान लगाया जाता था। वरहामिरा की विश्वसमिता में 27 नक्षत्र के आधार पर सीजनल रेनफॉल का अनुमान लगाया जाता था। आज भी कई फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ऐसी पारंपरिक तरीके पर आधारित हैं। कालिदास की मेघदूतम में सेंट्रल इंडिया में मॉनसून कब शुरू होता है इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें मॉनसून क्लाउड्स के रास्ते का भी के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई मॉनसून इज इंपॉर्टेंट। लिखा है कि इंडिया की ज़्यादातर एग्रीकल्चर मॉनसून रेनफॉल पर निर्भर करती है।
अच्छा मॉनसून होने पर अच्छी फसलें होती हैं, साथ ही पीने, इरिगेशन और दूसरी ज़रूरतों के लिए भी पानी मिलता है। मॉनसून का असर हमारी डेली लाइफ, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल और जॉब्स पर भी पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ सकती है, और अगर कम बारिश हो तो सूखा पड़ सकता है। मॉनसून इंडिया की इकोनॉमी, लोगों की लाइफस्टाइल और गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका को बहुत इफ़ेक्ट करता है। नेशनल मॉनसून मिशन NMM, जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है, वेदर और क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल तैयार करता है। मिशन मौसम का एम इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है, ताकि बेहतर फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मॉनसून विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून, समर मॉनसून, जून टू सितंबर। यह मॉनसून इसलिए बनता है क्योंकि लैंड और सी एक जैसी स्पीड से गर्म नहीं होते। समर में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ लो प्रेशर बनता है, जबकि ओशियन ठंडे रहते हैं, इसीलिए वहाँ हाई प्रेशर होता है। इसके बाद इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल से नमी वाली हवाएं लैंड की ओर चलती है, ज़मीन की ओर चलती हैं, और यही हवाएं भारत की ज़्यादातर सालाना बारिश लेकर आती हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या विंटर मॉनसून, अक्टूबर से फरवरी तक के बीच की। विंटर में लैंड सी की तुलना में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए ज़मीन पर हाई प्रेशर और समुद्र पर लो प्रेशर एरिया बनता है। इस समय ठंडी और सूखी हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, इसीलिए ये हवाएं इंडिया के ज़्यादातर भागों में बारिश नहीं लाती। नेक्स्ट है एक्सेप्शन। लेकिन जब यही हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं तो मॉइस्चर ले लेती हैं। इसके बाद ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में बारिश कराती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लंबे समय तक वेदर पैटर्न में होने वाले चेंजेस, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड में चेंज। यह मुख्य रूप से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल को जलाना क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई भी क्लाइमेट चेंज का कारण है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन भी क्लाइमेट को पर बुरा असर डालता है। ये सभी एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इससे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती है और ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इफेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड और ड्राफ्ट ज़्यादा आने लगते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो जाता है, और ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोगों की जीवन को पर भी बुरा असर पड़ता है। सॉल्यूशन क्या है कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कार्बन एमिशन कम करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है हमारी एक्टिविटीज़ जैसे एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्ट या गुड और सर्विसेज बनाने के कारण एटमॉस्फेयर में छोड़ी हुई कुल ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा। नेक्स्ट है केस स्टडी पंजाब फ्लड 2025 की। लिखा है कि पंजाब में हैवी मॉनसून रेन और सतलुज 20 साथ ही रवि रिवर्स में उफान की वजह से भयंकर बाढ़ आई। इस बाढ़ से गांव, घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए, साथ ही आर्थिक नुकसान हुआ, सोशल डिस्ट्रप्शन यानी सामाजिक परेशानियां हुई और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब नेचुरल कॉजेस के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक कारण क्या थे? नेचुरल कॉजेस में बहुत ज़्यादा मॉनसून रेन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शामिल है। इसका असर हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर पर भी पड़ा। सतलुज, 20, रवि और घाघर रिवर्स में पहले से ही पानी ज़्यादा था, इसके बाद और ज़्यादा बारिश से नदियाँ ओवरफ्लो हो गई। बात करें ह्यूमन मेड कोज की, पुराने और कमज़ोर नदी के इम्बांकमेंट यानी तलहट के भी बाढ़ के एक कारण बने। पुराने और कमज़ोर नदी के
तटबंध भी बाढ़ का एक कारण बने। नदियों के पास घर और खेत बनने से फ्लड प्लेन की प्राकृतिक जगह कम हो गई, यानी बाढ़ आने की जो जगह है बाढ़ के पानी का, वो जगह कम हो गई क्योंकि लोगों ने वहां पर घर बसा लिए थे, जिससे बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। सिल्ट यानी गाद जमा होने से और ज़्यादा इंक्रोचमेंट यानी लोगों का अतिक्रमण करने से, लोगों ने बाढ़ जिस तरफ से आती है जिन नदियों के, उस वहाँ पर अपनी बस्तियां बसा ली थी। इस वजह से नदियां और बांधों की क्षमता कम हो गई। फ्लड वार्निंग्स समय पर या साफ साफ ना मिलने की वजह से भी नुकसान ज़्यादा हुआ। बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। इस बाढ़ से कई लोगों की जान गई, हजारों लोगों को रिलीफ कैंप्स में भेजा गया और कई जानवरों की मौत हो गई। खेती की बड़ी बड़ी जमीनें पानी में डूब गई, जिससे धान और दूसरी फसलें भी भारी नुकसान हुआ। सड़कें, पुल, बॉर्डर फेंस और दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा। कई जगह पानी जमा रहने की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई और वाटर बोर्न डिजीज यानी पानी से फैलने वाली बीमारियां भी फैलने लगी। तो ये थे आज के इस चैप्टर के नोट्स। ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।